नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रमुख साहित्यकार असगर वजाहत साहब के बारे में। यहाँ पर हम उनके जीवन परिचय, उनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं तथा कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 में लघु कथाएं जो 4 दी गई हैं उनकी, शेर, पहचान, चार हाथ तथा साजा, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। असगर वजाहत साहब का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था तथा फतेहपुर यूपी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर सिकरी में ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की तथा 1955 से लेकर 1956 के दौरान ही वजाहत साहब ने लेखन का कार्य जो है वो शुरू कर दिया था। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वे दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़ गए। वजाहत साहब ने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथाएं तो लिखी ही हैं, साथ ही उन्होंने कई फिल्मों और धारावाहिकों के लिए भी पटकथा लेखन का कार्य किया है। तो अब यहाँ पर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लेते हैं हम। इनकी जो रचना है जिसमें कहानी संग्रह है, दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ, इनके अलावा केक, चंद्रमा के देश में, जख्म, तख्ती, ट्रेन में रहने वाली लड़कियाँ, मुर्गानियों के शिकारी, मुश्किल काम, शाह आलम, कैंप की रूह, लड़कियाँ, विकसित देशों की पहचान, सरगम कोला, सारी तालीमात, हरिराम, गुरु संवाद, होजबाज, पापा, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनके नाटकों में जो प्रमुख है फिरंगी, लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीरगति, समीधा, जिस लाहौर न देखा, अक्की, इसके अलावा सबसे सस्ता गोश्त जो है इनका नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ जो नाटक है उनका संग्रह है तथा रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आगी लगाई, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी छोटी जो लघु कथाएं हैं वो भी हैं, जिनमें से आग, गुरु चेला संवाद, बंदर, योद्धा और राजा। इनकी एक आत्मकथा भी है, कहानी लिखने का कारण। इसके अलावा असगर वजाहत साहब की जो भाषा है वो गांभीर्य, सबल, भाव अभिव्यक्ति और व्यंग्यात्मक है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग उन्होंने बड़ी ही सहजता और सादगी के साथ किया है। असगर वजाहत साहब ने गजल की कहानी, वृत्तचित्र का निर्देशन भी किया तथा बूंद बूंद धारावाहिक लेखन का भी कार्य किया है। यहाँ पर कक्षा 12 की जो अंतरा भाग 2 है उसमें जो 4 छोटी छोटी लघु कथाएं दी गई हैं, शेर, पहचान, चार हाथ, साजा, जो कथाएं हैं, जो इसमें से जो पहली कथा है शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था यानी कि शासन का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते उसमें समाते ही जा रहे हैं। ऊपर से देखने में शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार मालूम पड़ता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में न प्रवेश करने का इरादा करता है तो शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ लेखक की ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ का जो अर्थ ये है इस लघु कथा का कि यह की सत्ता तभी तक खामोश रहती है, यानी शासन तभी तक खामोश रहता है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है तो वह खुंखार हो उठती है और विरोध के स्वर में उठे हुए सर को कुचलने में का प्रयास करती हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। पहचान नामक जो लघु कथा है उसमें राजा को बहरी, गूंगी और अंधी जो प्रजा है वो पसंद आती हैं, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे सिर्फ और सिर्फ राजा की आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है।
इसी छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग बनाने जैसा झांसा देकर अपने जीवन को स्वर्गमय, खुद अपने जीवन को स्वर्गमय बनाता जाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। जो हमारी तीसरी कहानी है, छोटी लघु कथा चार हाथ, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके बहाने ढूंढते रहते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वे मिल के यानी कि जो कारखाना है कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। अब जो चौथी लघु कथा है साझा, उसका जो प्रतिपाद्य विषय है वो है कि उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन पर और उनके उत्पाद पर भी जमी हुई है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी उसमें शामिल है, यानी कि जमींदार जो हैं वो भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती का करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यहाँ पर हाथी जो लिया गया है वो उद्योगपतियों के रूप में और पूंजीपतियों के रूप में लिया गया है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज के धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग हैं, जो किसानों को धोखों में डालकर उसकी सारी मेहनत गड़प कर जाता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों का पड़ताल करती है। अब जो पहली हमारी लघु कथा है शेर, तो चलिए इसका पाठ करते हैं। शेर, मैं तो शहर से या आदमियों के डर से जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सिंह निकल गए हैं और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वह वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे जाके छिप गया। मैंने देखा कि एक झाड़ी की ओट से गजब की चीज है। अगर झाड़ियां न होती तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उससे बच पाना कठिन हो जाए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन में चले जा रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैंने उसको समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर मैं उसके सामने आ गया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहाँ हरी हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए बहुत सारी घास भी मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह जरूर है पर वहाँ हरी घास का मैदान भी है। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। मैं वहाँ दरखास्त करूँगी, अपील करूँगी, यानी कि फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बतलाया? उसने कहा, शेर ने, खुद शेर ने ही बताया। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उस उल्लू से यही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यही सच है।
और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों का एक बड़ा सा जुलूस देखा, जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, पर सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखकर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों को शिकार नहीं करता। मैंने सोचा शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं, और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के अंदर पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया कि हाँ, यह सच है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। मैंने कहा, और यह बाहर जो रोजगार दफ्तर है? तो किसी ने बताया कि ये तो सब मिथ्या है, भ्रम है। मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह के और रोजगार के दफ्तर में अंतर मुझे मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे ये कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। जो हमारी दूसरी लघु कथा है, पहचान। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज्य में सब लोग अपनी आंखें बंद करके रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए सारा काम करती थी, और आश्चर्य की बात यह थी कि पहले काम की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा ही बाधक रहा है। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होठ भी सिलवा लिए। फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने का हुक्म मिलते रहे, और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा प्रतिदिन प्रगति करता रहा। एक दिन खैराती रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग होगा या नहीं। यानी कि जो दो नाम थे, रामू और छिद्दू, उन्होंने सोचा कि चलो अब आंखें खोलकर देखते हैं कि अपना जो राज्य है वो स्वर्ग हो गया है कि नहीं। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को देख ना सके। तीसरी जो लघु कथा है, चार हाथ। एक मिल के मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीजों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी न देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा भी ज्यादा मिले। लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा, वैज्ञानिक करेंगे। यह है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह के तौर पर नौकर रखा, और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि यह ऐसा असंभव है कि आदमी के चार
हाथ हो जाए। मिल मालिक वैज्ञानिकों से बहुत नाराज हुआ। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया स्वयं ही। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों को फिट करवाने चाहे, पर ऐसा न हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम न हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर जो थे वे मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए, यानी कि मजदूरों का भरपूर शोषण करना शुरू कर दिया। अब जो चौथी कहानी लघु कथा है हमारी, वह है साजा। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। इसके लिए वह शेर, चीते, मगरमच्छ के साथ साझा खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब हम उसके साथ साझा खेती करें। किसान ने सबको बताया कि साझे में उसका भी गुजारा नहीं होता है और अकेले वह खेती भी नहीं कर सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और कहा कि उसके साथ साझे में खेती करने से उसे यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, खेती की रखवाली भी हो जाएगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी के साथ मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डूंगी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा ना होगा। यानी कि वो सबको कह के आ गया कि जो प्रतीकात्मक हाथी है वो सबको कह के आ गया कि ये जो गन्ना है हम दोनों का, किसान और मेरा साझे में है, बराबर का है, इसीलिए इसको कोई हाथ ना लगावे। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लिया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराई की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर ही मेहनत की है, हम दोनों इसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ना खाएं। किसान कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड में एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी के सूंड में था और दूसरा छोर आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने देखो हमने एक गन्ना खा लिया। हाथी ने कहा कि देखो हमने एक गन्ना खा लिया, यानी कि हाथी ने ही सारा गन्ना खाया, किंतु उसने ये कह दिया कि हम दोनों ने मिलकर खाया है। इस तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई। तो यहाँ पर हमारी जो चारों लघु कथाएं थी वो पूर्ण हुई। यहाँ अब इसके शब्दार्थ जो हैं वो एक बार देख लेते हैं। सिंह निकलना, ये एक प्रतीकात्मक रूप में है। सिंह निकलना, इसका प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया है। गधे के सिर पर सिंह निकलने की कहावत आपने सुनी होगी। यहाँ इसी कहावत को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका अर्थ है कि व्यवस्था से अलग रहना, बनी बनाई लीक से अलग चलना। ढूंढी पीटना, प्रचार करना। पुराने जमाने में ढूंढी एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो होता था, उसे बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था और जरूरी जो सूचना होती थी वह सुनाई जाती थी। पट्टी पढ़ाना, यानी कि बहकावे वाली जो शिक्षा है उनको देना। निर्वाण, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उल्लू बनाना, यानी कि मूर्ख बनाना। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जो हाथी है और सांझे की जो खेती हुई है और पहचान और शेर और जो साझा है, इन चारों कहानियों से, लघु कहानियाँ जो है हमारे बीच में आई, उससे हमने देखा कि किस तरह पूंजीवादी जो प्रवृत्ति है वो मजदूरों और गरीबों के लिए शोषण का कारण बनती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य मित्रों
तक भी इसे पहुंचाइएगा, जिससे वे इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।